नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के लिए राजस्थान की जियोग्राफी की मैराथन क्लास लेकर हाजिर है दोस्तों। और इस क्लास में हम जियोग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमारे राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति और एक क्लास में दोस्तों राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान की जियोग्राफी के मिश्रित प्रश्नों की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे तो वनपाल वन रक्षक नामक प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। और ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपकी होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। अच्छा, शानदार, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? अब दोस्तों ये देखें, अगर राजस्थान का ये मैप हुआ, रेफरेंस मैप दोस्तों, तो राजस्थान का अब अक्षांश विस्तार यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब दोस्तों जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो होता है दोस्तों उत्तर से यहाँ पर ये इधर की ओर, दक्षिण की ओर। तो अब जो अक्षांशीय विस्तार है वो है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, यहाँ पर दोस्तों होगा थोड़ा मिसप्रिंट है, ये उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अब जब देशांतरीय विस्तार पूछे अगर, तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो यह आसान सा प्रश्न है, आपको समझ में आ जाएगा। तो स ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, यहाँ पर दोस्तों क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। अगला है 2 नंबर प्रश्न, राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? अब दोस्तों जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर दोस्तों? ये है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। विकल्प द इसका राइट आंसर है। और ये जो दोस्तों 1070 किलोमीटर दे रखा है, ये क्या है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि राजस्थान बनाता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और जो 1070 किलोमीटर की ये दोस्तों रेखा है, इसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से, क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा दोस्तों इसका निर्धारण किया गया था। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसका निर्धारण दोस्तों पेन से किया गया था। किसके द्वारा? पेन के द्वारा। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है राजस्थान। ये है 1070 किलोमीटर। जो इस प्रश्न का तो सही उत्तर है वो हमारे ऑप्शन द है, यानी हमें स्थलीय सीमा के बारे में पूछा है, वो है 5920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूछे तो वो है 1070 किलोमीटर। अगला है अब 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर, राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार किसी में दर्शाता है? किस में दर्शाता है यहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को समझे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि जो राजस्थान है, यहाँ पर देखिए उत्तर है दिशा, यहाँ पर दक्षिण है, ये है दोस्तों पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई कितनी है? तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई है दोस्तों कितनी? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन द में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और अगर पूर्व से पश्चिम का पूछे जो कि ये वाली लंबाई है वो है दोस्तों
किलोमीटर। तो आंसर 26 जो किलोमीटर है वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमें पूछा क्या है, उत्तर से दक्षिण का ही पूछा है। तो विकल्प द इसका राइट आंसर होगा। अगला है 4 नंबर प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। अब दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि कितना होगा। तो दोस्तों 34/39, एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। 34 नाम की एक महिला है जो कि 39 वर्ष की है। कितनी? 34 नाम की एक महिला है जो कि है 39 वर्ष की। ये है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। और हमें प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के पास कितना प्रतिशत है? 10.41%। कितना है? 10.41%। तो जो विकल्प ब है वह है इसका राइट आंसर। अगला है 5 नंबर प्रश्न, छप्पन का मैदान है। तो दोस्तों छप्पन का मैदान ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर है दोस्तों। और इसकी बात करें छप्पन के मैदान की दोस्तों, तो जो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों व नदी नालों का क्या है? समूह है। इस कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छप्पन का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य क्या है? 56 गांवों और नदी नालों का समूह, इस कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। और दक्षिणी राजस्थान में उसका विस्तार प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य है। तो जो विकल्प स है ये इसका राइट आंसर है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तब दोस्तों ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा की लंबाई में जो रेखा है वो पूछा है दोस्तों। तो जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है ये दोस्तों जो रेखा गुजरती है दक्षिणी भाग से, ये गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा से दोस्तों ये रेखा गुजरती है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है, ध्यान रखिएगा पूछे अगर पर्सन, तो वो है 85 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 85 किलोमीटर। तो विकल्प ब इसका राइट आंसर होगा। अब ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और इसका थोड़ा हम फास्ट ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या के साथ पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। और आपके 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100। और पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम फास्ट लेकर चल रहे हैं। और आपने सिलेबस तो आपका कंप्लीट कर ही लिया होगा। और ये दोस्तों एक तरह से आपका क्या है? टेस्ट है। और ये मान लीजिए कि ये आपका एक तरह का प्री वनपाल का टेस्ट है। तो जो आगामी होने वाली वनपाल की परीक्षा 6 तारीख को देने वाले हैं उनको दोस्तों अग्रिम शुभकामनाएं। और ये जो वनपाल की हमारी क्लास हो रही है अभी, और ये क्लास दोस्तों आपके एक प्रकार का टेस्ट है और आपकी तैयारी को ये मजबूत करेगा। और एक प्रकार का दोस्तों जियोग्राफी का पूरा रिवीजन होगा इस क्लास में। तो चलती है प्रश्न की ओर आते हैं हमारे। तो प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? बेहद ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन दोस्तों राज्यों में है। तो द विकल्प इसका राइट आंसर। अगला है 8 नंबर प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों से लगती है। तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ दोनों से लगती है? तो ये जिला है वो है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बालसमंद और जो कायलाना झील है वह है राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। विकल्प स इसका राइट आंसर है। अगला 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ प्रश्न ये।
तो जो राजस्थान की खारे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपने पहले भी सुनी होगी कि सा डी का प लू कु ता फा ड़े रे। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये इसी में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वे आ जाती है। अब इनको देखें तो सा से दोस्तों है आपके सांबर, कौन सी है? सांबर। डी से है डीडवाना। का से है दोस्तों कावोद। प से है यहाँ पर पचपदरा। लू से है लूनी। कू से है कुचामन। ता से है आपके ताल छापर। डे से है दोस्तों आपके डेगाना। रे से है रेवासा। और फा से है दोस्तों क्या आपके फलूदी। तो इस शॉर्ट ट्रिक से ये जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं इनको आप याद कर सकते हो। क्या है दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सा से एक बार और बता रहा हूँ, सांबर। डी से डीडवाना। का से कावोद। प से पचपदरा। लू से लूनी। कू से कुचामन। ता से ताल छापर। फा से फलोदी। डे से डेगाना। और रे से रेवासा। तो ये है खारे पानी की झीलें। तो इनमें किसका नाम नहीं आ रहा? आना सागर का। किसका नाम नहीं आ रहा? आना सागर का। तो आना सागर खारे पानी की झील इसमें से नहीं है। बाकी लोणकरण सर, डीडवाना और ये फड़ौदी, ये तीनों दोस्तों क्या है? खारे पानी की झीलें। यहाँ पर दोस्तों आपको लूण ही बताया था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लोणकरण सर, जो लोणकरण सर है ये भी दोस्तों यहाँ पर खारे पानी की झील है। तो द विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला है अब 11 नंबर प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र 12 मासी, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न 12 मासी, 12 मासी नदी कौन सी? यहाँ पर 12 मासी होगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है वो है दोस्तों कौन सी? चंबल। कौन सी है? चंबल। और इसकी जो उत्पत्ति है वो होती है जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल सर्दी में होती है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो वह कौन सी वर्षा है जो शीतकाल में होती है? तो जो शीतकाल में होने वाली वर्षा है उसे हम कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। और ये मावठ पश्चिमी विक्षोभ से, किससे? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है। और ये दोस्तों रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल? रबी की फसल के लिए, ये फसल के लिए लाभदायक है। और दोस्तों इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ से, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कौन सी? वो है मावठ, जो कि शीतकाल में होती है और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो द विकल्प है ये इसका राइट आंसर है। अगला है 13 नंबर प्रश्न, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर एवं बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? अब दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण अगर देखें तो कोपेन महोदय ने दोस्तों जो वर्गीकरण किया है राजस्थान का, थोड़ा मैप सही नहीं बना, तो इस प्रकार से मैप है दोस्तों राजस्थान का। अब देखिए कि जो कोपेन द्वारा वर्गीकरण किया गया, एक मिनट मैप वापस बनाते हैं, थोड़ा मैप सही नहीं बना। तो ये राजस्थान का दोस्तों मैप। अब देखिए जो कोपेन ने वर्गीकरण किया, तो जो ये
उत्तरी और पश्चिमी जो भाग है इसे दोस्तों उन्होंने BWHW क्षेत्र में बांटा। और ये जो भाग है दोस्तों लगभग मध्यवर्ती भाग, इसे इन्होंने BSHW के नाम से बांटा। यहाँ पर 1 नंबर लिख रहा हूँ, और ये जो यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर है ना यहाँ पर, ये 4 नंबर है। और जो ये दोस्तों मुख्यतः ये भाग है, इसमें हाड़ौती का क्षेत्र भी आ जाता है, दक्षिणी भाग, और दोस्तों मुख्यतः हाड़ौती का क्षेत्र। इसे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर, इसे इन्होंने AW के रूप में बांटा। और ये जो भाग है यहाँ पर जो पूर्वी भाग है लगभग, और थोड़ा सा मध्यवर्ती भाग, यहाँ पर 2 नंबर लिख रहा हूँ, इसको इन्होंने दोस्तों CWG के रूप में बांटा। अब यहाँ पर देखिए आपको मैप की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो जो जैसलमेर और बीकानेर जिले हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर दोस्तों लगभग आते हैं। तो ये अब किसका हिस्सा है, तो किस पश्चिमी भागों के निम्नलिखित किस प्रकार की जलवायु है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार, तो ये किसका हिस्सा है दोस्तों, ये है BWHW का। यहाँ पर देखिए 1 नंबर हमने दिया था ना, तो BWHW का हिस्सा है। तो आसान है। और भी जिलों का पूछे तो आपको जिलों की जानकारी होनी चाहिए, और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख दीजिएगा, आसानी से ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हल हो जाएंगे। और कोपेन और टिवार्ता का दोस्तों जो जलवायु वर्गीकरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं देखा है, ये तो वैसे प्रश्न के रूप में है, अगर आपने वो नहीं देखा भी नहीं है तो आप देख कर अवश्य जाएगा, एक ना एक प्रश्न आपको इनमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। और कोपेन का ही लगभग 99% दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण ही आता है, जलवायु वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न। कभी कभार टिवार्ता का ही पूछ लिया जाता है, लेकिन कोपेन मोस्ट है, तो कोपेन से इसमें आपके प्रश्न बने हैं। तो कोपेन को आप देखकर एक बार अवश्य जाइएगा अगर आपने नहीं देखा है तो अविकल्प है वो इसका सही आंसर है। बाकी वैसे कुछ है भी नहीं इसमें, तो बस यही है जो कोपेन महोदय ने इसका वर्गीकरण किया राजस्थान की जलवायु का। तो अविकल्प इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान में बांका पट्टी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो वो है नागौर जिला। कौन सा, नागौर जिला। और नागौर के साथ दोस्तों अजमेर को भी दोस्तों बांका पट्टी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नागौर व अजमेर में विस्तृत फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, ज़्यादा है यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा। और इस कारण से क्या होता है कि मनुष्य के दांत पीले हो जाते हैं, जो हड्डियाँ होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है, और कमर झुक जाती है। और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण दोस्तों इसमें क्या है, दांत पीले और ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ भी भंगुर होने लग जाती है, और कमर झुक जाती है। इस कारण यहाँ पर बांका पट्टी क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। तो जो ब विकल्प है ये इसका राइट आंसर है। अगला है 15 नंबर प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान के कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों जो लाल लोमी मिट्टी है ये दोस्तों मुख्यतः हमारे दक्षिणी जो जिले हैं राजस्थान के, इनमें बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, मुख्यतः दोस्तों ये 4 ही जिले हैं लगभग, इसी में दोस्तों लाल लोमी मिट्टी है जो पाई जाती है। तो हमारे देखिए ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, एक तो डूंगरपुर और उदयपुर, और तो डूंगरपुर उदयपुर विकल्प भी इसका राइट आंसर होगा। और ये दोस्तों जो लाल रंग होता है इसमें लोह तत्वों की मौजूदगी को ये दर्शाता है, लाल रंग। तो ब विकल्प है वह इसका राइट आंसर है। अगला है 16 नंबर प्रश्न, राजस्थान में जल द्वारा मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो जो मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो जो मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है, जो राजस्थान के आर्द्र जिले हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इस साइड में दोस्तों। तो ये क्षेत्र है हाड़ौती पठार का। कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती पठार का। तो विकल्प इसका सही जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। मिट्टी का अत्यधिक अपर्दन क्यों होगा, अत्यधिक बारिश के कारण, जल की अधिकता के कारण
आर्द्र जिलों में। तो वह विकल्प इसका सही उत्तर है। अब 17 नंबर प्रश्न, दामन, कर्ण और अंजन है। तो दामन, कर्ण और अंजन क्या है? तो दामन, कर्ण और अंजन दोस्तों राजस्थान में घास की क्या ये किस्म है? घास की यह है किस्म है। स विकल्प सही उत्तर। अगला 18 नंबर, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इनमें से दोस्तों किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ये तो है इसका वैज्ञानिक नाम। वैसे इसका नाम है प्लास या ढाक, प्लास या ढाकमन। और ये क्या होते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आग की तरह इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, पुष्प होते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु होती है तब ये क्या करते हैं? आग की तरह चमकते हुए दिखते हैं, आग की तरह जलते हुए दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज्वाला की तरह धधक रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सूर्य की तेज रोशनी और इनके पीले रंग के होने के कारण ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। और ये मुख्यतः दोस्तों राजसमंद, राजस्थान में राजसमंद और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो स विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान का कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस साइड में दोस्तों बांस वन ये पाए जाते हैं। स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये है दोस्तों बिछवाल, जो कि है कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो जो विकल्प ब है ये इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है इसकी स्थापना 27 सितंबर यानी 27 सितंबर 2000 को बिछवाल बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी। वह विकल्प इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला है 21 नंबर प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। अब इनको दोस्तों सम्मिलित करना है। निम्न को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर क्या दे रखे हैं? ये सूची 1 में चिंकारा, गोडावन, खेजड़ी और मोर। और यहाँ पर ये क्या दे रखे हैं कि कौन सा आपके राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है या फिर राज्य पशु है। तो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ए, बी, सी और डी इस प्रकार से लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब दोस्तों सीधा सा एक सिंपल तरीका है, ध्यान रखिएगा कि आपको इनमें से देखिए कौन सा आता है। अब जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है दोस्तों? मोर। तो डी के नीचे क्या आएगा? बी। तो डी के नीचे आ जाएगा बी। अब देखिए जो खेजड़ी है दोस्तों झांटी। क्या है? झांटी। तो सी के नीचे आ जाएगा आपके ए। और जो हमारा राज्य पक्षी है, अब दोस्तों जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है दोस्तों? वो है गोडावन। तो बी के नीचे सी। और जो चिंकारा है वो क्या है? राज्य पशु। तो डी, सी, ए, बी, बस यही इसका सही उत्तर होगा, डी, सी, ए, बी। तो विकल्प अ इसका राइट आंसर है। अगला है 22 नंबर प्रश्न, ये भी शानदार प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। स विकल्प सही उत्तर है। अगला 23 नंबर प्रश्न, राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जो राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र है ये है दोस्तों सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। कहाँ पर है? जालोर में। जालोर में है मुख्यतः, ध्यान रखिएगा। सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, अ विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला 24 नंबर प्रश्न, सरिस्का बाग परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया। तब दोस्तों ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। और सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत, जब सरिस्का में दोस्तों बाघ विलुप्त हो रहे थे
तब दोस्तों बाघों को रणथंभौर से क्या पुनर्स्थापन किया गया था सरिस्का में। तो ये कब किया गया था, ये प्रश्न अब पूछा है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये किया गया था वर्ष 2008 में। कब किया गया था, वर्ष 2008 में। विकल्प ब इसका सही उत्तर होगा। अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न को। अगला है 25 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से मिले। यहाँ पर तो दे रखे आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और यहाँ पर दे रखे जिले। तो ए बी सी और डी इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। वही तरीका, अब देखिए कि इनमें से आपको कौन सा एक है जो आता है। तो जो बंद बरेटा है, बंद बरेटा कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर में। जो बंद बरेटा है वो कहाँ पर है, भरतपुर में। तो ये आ जाएगा ए के नीचे सी नंबर। अब देखिए सी किस में है, ऑप्शन स में है, तो बस यही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको एक भी आता है तो ऐसे आप उत्तर का पता लगा सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए में सी नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ब में भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, द में भी पहला ऑप्शन सी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन स है, विकल्प स है, इसी में दोस्तों दे रखा है पहले में सी। आगे बात करें, चर्चा करें सीता माता की, तो जो सीता माता अभ्यारण्य ये दोस्तों पहले चित्तौड़ में था, वर्तमान में प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। जब प्रतापगढ़ का गठन हो गया तो ये पुराना प्रश्न है दोस्तों, कुछ पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, इस कारण से यहाँ पर चित्तौड़ ऑप्शन दे रखा है। लेकिन सीता माता जो अभ्यारण्य है वो वर्तमान में कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बी के नीचे आएगा डी नंबर। अब नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में। तो सी के नीचे जाएगा 1 नंबर। फुलवारी की नाल की बात करें तो फुलवारी की नाल जो अंतिम बचा हमारे बी ऑप्शन उदयपुर में। तो विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। अगला है 26 नंबर प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल प्रजाति राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जो भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये नस्ल है चौकला। कौन सी है, चौकला। विकल्प ब इसका सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान की ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन देती है। जो और भारत की जो मेरिनो है ये क्या सर्वाधिक ऊन देती है, और जो चौकला है दोस्तों इसी के समान ऊन देती है। इसी कारण दोस्तों इन्हें भारतीय मेरिनो कहते हैं, चौकला भेड़ को। तो ब विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला 27 नंबर प्रश्न, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों जो तिलवाड़ा का पशु मेला है वो आयोजित, सबसे पहले बात करें तो कहाँ पर होता है। शानदार प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों बाड़मेर में। बाड़मेर में दोस्तों होता है आयोजित। ये होता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। किसकी स्मृति में आयोजित होता है, मल्लीनाथ जी की स्मृति में। चैत्र मास में, ध्यान रखिएगा, चैत्र मास में आयोजित होता है। और एक प्रश्न और पूछ सकते हैं आपको, किस नदी पर होता है या किस नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे। कौन सी, लूणी नदी के किनारे या लूणी नदी पर। तो जो विकल्प स है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है। अब ये प्रश्न पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी है जो गाय की नस्ल नहीं है। थारपारकर गाय की नस्ल है दोस्तों, जो कि मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं यहाँ पर ये थारपारकर नस्ल पाई जाती है। कांकरेज ये भी दोस्तों गाय की नस्ल है। चौकला दोस्तों भेड़ की नस्ल है। किसकी, भेड़ की नस्ल। और जो पिछला प्रश्न पढ़ा था हमने 26 नंबर प्रश्न, इसमें हमने पढ़ा था भारतीय मेरिनो। तो भारतीय मेरिनो चौकला को हम कहते हैं राजस्थान की। और जो दो विकल्प है आपके ये भी दोस्तों हैं राठी, ये भी गाय की नस्ल है। तो सब विकल्प इसका सही उत्तर, ध्यान रखिएगा। सब विकल्प, ये चौकला ये भेड़ की नस्ल है ना कि गाय की। तो हमें गाय का नस्ल का कहा था। सब विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अब अगला 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर तेजाजी पशु मेले की, तो तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है परबतसर जो कि है दोस्तों नागौर जिले में। और ये तेजाजी पशु मेला नागौरी गाय और दोस्तों बीकानेरी ऊँट के लिए
बीकानेरी ऊँट के लिए दोस्तों ये मेला इन नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका विकल्प है जो है द यानी नागौरी गाय के लिए। तेजाजी पशु मेला ये लगता है दोस्तों परबतसर नागौर में, इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत अगर प्रश्न आए कि इसकी शुरुआत किस महाराजा के द्वारा की गई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों जोधपुर के महाराजा, किसके द्वारा, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह द्वारा। अजीत सिंह ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। और ये आमदनी की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। तो सही उत्तर है विकल्प द नागौरी गाय। और दोस्तों ऊँट का आए कहीं, बीकानेर ऊँट के लिए दोस्तों ये मेला प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 30 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न दोस्तों, शानदार प्रश्न। और ये जो भी सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, ये आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा है वनपाल का, ये दोस्तों RSM-SSB बोर्ड है, सबऑर्डिनेट बोर्ड दोस्तों, ये ऐसे प्रश्नों को जरूर उठाता है। तो इन प्रश्नों के आपके आने की पूरी संभावना है। तो आते हैं हमारे प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर दे रखे हैं आपके राजस्थान के क्षेत्र और यहाँ दे रखे हैं दोस्तों पशु की नस्लें। अब इस प्रश्न को करने के लिए A, B, C और D इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए कि सबसे पहले जो क्या दे रखा है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, तो इनमें से अगर आपको कौन सा भी आता है तो देखिए यहाँ पर एक नज़र डालें थारपारकर पर। तो थारपारकर जो नस्ल है दोस्तों गाय की नस्ल, ये सभी दोस्तों आपके ये गाय की नस्लें हैं। तो थारपारकर पर नज़र डालें दोस्तों, ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। तो सी के नीचे आएगा सी, क्या आएगा सी। अब देखिए सी के नीचे सी किस में है, ये दिख रहा है ऑप्शन बी में, केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ए एलिमिनेट हो गया, आपके स भी एलिमिनेट हो गया और द भी एलिमिनेट हो गया। तो क्या यही उत्तर है, बस केवल इसी में सी है इसलिए यही उत्तर है। तो ए, बी, सी और डी इसका सही मिलान है। यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर नस्ल, जो कि दोस्तों ये सभी गायों की नस्ल है, ये पाई जाती है। तो विकल्प ब है ये इसका सही उत्तर है। अगला है 31 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों खस घास की, तो खस घास एक क्या सुगंधित घास है, एक सुगंधित घास है। और इस घास का प्रयोग इत्र उद्योग में किया जाता है। किस उद्योग में, इत्र उद्योग में। और दोस्तों ये सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है। तो विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। अगला है 32 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है ये है दोस्तों कौन सा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। और इनमें दोस्तों जो जिले आते हैं वे है आपके कोटा, झालावाड़, बारा और दोस्तों बूंदी। ये है आर्द्र दक्षिणी मैदान के जिले, जो कि आपके सबसे छोटा ये कृषि जलवायु प्रदेश है। और सबसे जो बड़ा है ये है दोस्तों शुष्क पश्चिमी जो मैदान है, शुष्क पश्चिमी आपके मैदान, ये है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। हमें सबसे छोटा पूछा है तो विकल्प ब इसका राइट आंसर है। अगला है 33 नंबर प्रश्न, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है। ये भी शानदार प्रश्न दोस्तों। तो जो भी आपके किस्में हैं फसलों की उनको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। अभी कुछ समय से RSM-SSB बोर्ड किस्मों से जो फसलों की आपकी किस्में हैं, मुख्यतः गेहूं की हो गई, मक्का की हो गई या फिर बाजरा की है और चावल है, ये मुख्यतः 4 जो किस्में हैं दोस्तों, इनमें से प्रश्न बनता है। तो इन 4 फसलों की किस्मों को जरूर एक बार देख के जाइएगा। तो हमें पूछा है कि जो माही धवल है ये किसकी किस्म है। तो माही धवल ये है किस्म किसकी, मक्का की किस्म है। किसकी है, मक्का की। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। तो इनमें से दोस्तों जो सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है ये जानी जाती है कपास। कौन सी दोस्तों, कपास। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। और ये मुख्यतः दोस्तों काली मिट्टी में उत्पादित होने वाली फसल है।
काली मिट्टी में ये उत्पादित होती है। अगला है 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो इनमें से दोस्तों जो सोयाबीन है, सोयाबीन की ये फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। बाकी मूंगफली, तेल और सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सोयाबीन ये सभी फसलें खरीफ के मौसम में उत्पादित होती है। तो जो द विकल्प है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला 36 नंबर प्रश्न, राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 2007-08 में। ब विकल्प सही उत्तर है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? अब तो यहाँ पर तो दे रखे आपके लिफ्ट परियोजनाएं और जो लाभान्वित जिले हैं, यानी इन लिफ्ट परियोजनाओं से जो पेयजल आपूर्ति होती है, तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके कंवर सैन की, तो कंवर सैन से आपके बीकानेर जिले में जल की आपूर्ति होती है। गंदेली सावा दोस्तों, इससे चूरू में जल की आपूर्ति होती है। राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है, इसमें दोस्तों जैसलमेर में नहीं, ये मुख्यतः आपके जोधपुर, खास तौर पे तो जोधपुर में, और कुछ हिस्सा दोस्तों बाड़मेर और कुछ पाली में भी यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। तो मुख्यतः जोधपुर है, बाकी बाड़मेर और पाली आ जाए तो भी इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो गजनेर लिफ्ट नहर है, ये जो लाभान्वित जिला पेयजल उपलब्ध कराता है, जो गजनेर लिफ्ट नहर ये कराती है नागौर को। तो हमारे स विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये जैसलमेर को जल उपलब्ध नहीं करवाती, पेयजल की आपूर्ति नहीं करवाती, ये करवाती है जोधपुर, बाड़मेर और पाली को। तो स विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, गांधी सागर बांध अवस्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो गांधी सागर बांध है, ये कहाँ अवस्थित है या फिर कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर बांध ये है दोस्तों चंबल परियोजना पर। कहाँ पर? चंबल परियोजना पर, जो कि है आपके कहाँ, मध्य प्रदेश में। ब विकल्प सही उत्तर है। अगला 39 नंबर, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? शानदार प्रश्न दोस्तों ये भी। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही बजाज सागर, विकल्प ब सही उत्तर। और ये है माही नदी पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर, बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और 3109 मीटर ये लंबा है, 3109 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी, महत्वपूर्ण प्रश्न। ब विकल्प है जो इसका सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, राणा प्रताप सागर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। और चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर, रावत भाटा। तो स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा इनमें से? ये है दोस्तों सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, जो कि गंगानगर में है। अ विकल्प है इसका सही उत्तर। सेकंड की बात करें तो सेकंड है कोटा का, द्वितीय जो है वो है कोटा का। थर्ड है, ये है दोस्तों छाबड़ा तापीय पावर प्लांट, ये है थर्ड आपके। तो पहला हमें पूछा है तो है ये सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, जो कि है श्री गंगा नगर में। अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 42 नंबर प्रश्न है, 1973 में रावत भाटा में अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना ये हुई दोस्तों आपके कनाडा देश के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से। और ये 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और रावत भाटा जो कि है चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं इसको भी। तो द विकल्प है ये इसका सही उत्तर है। अगला है 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, अच्छा प्रश्न ये भी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो जो गैर परंपरागत स्रोत है ये कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों यहाँ पर जो पहला दे रखा है, ये आपके सौर ऊर्जा,
अगले की बात करें तो है पवन ऊर्जा। अगला है आपके बायोमास ऊर्जा और फिर है आपके बायो और गैस। ये है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4, 5 ये है विकल्प अ में। विकल्प अ है इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न। इनको भी अब सम्मिलित करना है। अब दोस्तों इसमें आपको थोड़े ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे सम्मिलित करने से संबंधित। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि RSM-SSB बोर्ड ऐसे प्रश्नों को जरूर उठाता है और आप देखिएगा कि आपके इसी प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रमुख उद्योग या फिर कारखाने दे रखे हैं, ये कहाँ पर स्थित है, इनकी स्थिति को आपको बताना है। अब देखिए इस प्रकार लिख दीजिए ABCD। अब सबसे पहले तो देखिए इनमें से अगर आपको कौन सा भी आता है, कोई भी आओ एक, अगर तो सबसे पहले देखिए अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड दोस्तों, जिसे आप जापानी क्षेत्र के भी नाम से जानते होंगे या मिनी जापान आप कह सकते हैं, जैसे अलवर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो औद्योगिक कारखाने हैं अलवर में वो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक है। तो जो अशोक लीलैंड है इसका ये कारखाना कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। तो ए के नीचे आ जाएगा ए नंबर। अब देखिए ए के नीचे ए नंबर किस में है, एक तो दिख रहा है आपको विकल्प ब में और विकल्प द में। तो ये अ तो एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा ही नहीं। स भी एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं होगा। पीछे आपके बचे ब और द ऑप्शन। अब आगे देखिए नेशनल बॉल बियरिंग। तो इसका कारखाने की बात करें तो इसका कारखाना दोस्तों है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। तो बी के नीचे आ जाएगा सी नंबर। अब बी के नीचे सी नंबर किस में है, विकल्प द में। बस यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी बी भी आपके एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बी के नीचे क्या है, बी ना कि सी है। आगे देखिए सेमकोर ग्लास लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों कोटा में, यानी बी आ जाएगा। हिंदुस्तान रेडिएटर्स की बात करें, ये आ जाएगा आपके जोध। तो ए, सी, बी और डी ये इसका सही मिलान होगा। तो विकल्प द है राइट आंसर। अगला है 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन। तो जापानी जोन जैसे आपको बताया था दोस्तों अलवर है। तो और अलवर का जो स्थान है ये है दोस्तों आपके नीमराणा। कौन सा है, नीमराणा। तो विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर दोस्तों अनेक इंडस्ट्रीज होने के कारण, औद्योगिक कंपनियां अधिक होने के कारण इसे जापानी जोन कहते हैं। ये है दोस्तों नीमराणा। कहाँ पर है, अलवर में। तो विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कूटों को सम्मिलित कीजिए। तो ये भी सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आपके उद्योग दे रखे हैं और ये कहाँ पर स्थित है, अवस्थिति इसकी आपको निश्चित करनी है। तो ABCD इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है आपको सूती वस्त्र उद्योग। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आप जानते होंगे मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग ये है दोस्तों गुलाबपुरा, जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, जिसे हम राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ए के नीचे है वो आपके आ जाएगा बी नंबर। अब देखिए ए के नीचे बी नंबर, एक तो आपको विकल्प अ में दिख रहा है और एक दिख रहा है विकल्प द में। अब आगे देखिए बी के नीचे यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है ये कहाँ पर है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है ये आपके भिवाड़ी में। कहाँ पर है, भिवाड़ी में। बी के नीचे आ जाएगा सी नंबर। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अगला देखो आप नमक उद्योग। तो नमक उद्योग दोस्तों कहाँ पर है, डीडवाना, जो कि आपके खारे पानी की झील। तो यहाँ पर नमक उत्पादित होता है। तो सी के नीचे आ जाएगा ए। और अंतिम जो बचा संगमरमर। तो संगमरमर ये निकाला जाता है मुख्यतः आपके मकराना से। कहाँ से, मकराना से। तो डी के नीचे आ जाएगा डी। तो BCAD। अब BCAD किस में है, विकल्प अ में। तो विकल्प अ इसका सही उत्तर है। अगला है 47 नंबर प्रश्न, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स कहाँ पर स्थित है। अच्छा प्रश्न दोस्तों,
तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ नाम से कंफ्यूज होकर आप कहीं चित्तौड़ ना कर दें। चित्तौड़ सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और दोस्तों भीलवाड़ा में इसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो स विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला 48 नंबर प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न। बाड़मेर प्रिंट ये जाना जाता है अजरक नाम से, अजरक प्रिंट नाम से ये जाना जाता है। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 49 नंबर प्रश्न, जयपुर के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। तो ब्लू पोट्री को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दी थी? तो ये आपके थोड़ा जो लघु उद्योग है उनमें से ये प्रश्न बनता है दोस्तों। तो ब्लू पोट्री उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाले थे कृपाल सिंह शेखावत। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। विकल्प अ में है इसका सही उत्तर। अगला 50 नंबर प्रश्न, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से सिरोही शहर है, वो एक तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध। अगला 51 नंबर प्रश्न, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो जो जिप्सम है, इनमें से दोस्तों जो जिप्सम है इसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में काम में लेते हैं। तो स विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असम्मिलित युग्म है। अब यहाँ पर दे रखे हैं क्षेत्रों के नाम, यहाँ पर दे रखे हैं खनिज। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, खनिज संपदा से संबंधित आपके प्रश्न। तब यहाँ पर देखिए जो पहला दे रखा है आपके तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकोटा, यहाँ से दोस्तों मैग्नीज निकाला जाता है। मोरिजा, डाबला, नीमला, यहाँ पर दोस्तों लोह अयस्क निकाला जाता है, तो ये भी सम्मिलित है। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, तो ये दोस्तों आपके हीरा उत्पादन के क्षेत्र नहीं है। ये दोस्तों कुओं के नाम है। किसके हैं? कुओं के। और ये कुएं हैं दोस्तों तेल के कुएं। किसके दोस्तों? तेल के। और ये आपके जो बाड़मेर में रिफाइनरी है इसके ये नाम, बाड़मेर क्षेत्र में ये कुएं हैं। अगला जो पलाना, खारी, चानेरी देर का है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो हमारे जो सम्मिलित कौन सा नहीं है? ये है दोस्तों विकल्प स, यानी मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, यहाँ से हीरा उत्पादन क्षेत्र नहीं है, ये तेल उत्पादित क्षेत्र है। तो स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 53 नंबर प्रश्न, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है अब दोस्तों। तब यहाँ पर खनिज दे रहे हैं, खनन क्षेत्र टंगस्टन। तो टंगस्टन दोस्तों कहाँ से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है डेगना से, तो यह तो सही है। सीसा जस्ता राजपुर दरीबा से। तांबा ये निकाला जाता है सिंगना से। अब्रक दोस्तों ये जामसर से नहीं निकाला जाता, ये आपके असम्मिलित है। तो द विकल्प है इसका सही उत्तर। अगला है 54 नंबर प्रश्न, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो कौन से खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिपत्य? ये है दोस्तों जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वॉलेस्टोनाइट। तो स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वॉलेस्टोनाइट, स विकल्प इसका सही उत्तर है। और दोस्तों थोड़ा फास्टली चल रहे हैं हम, क्योंकि ये आपके एक प्रकार का रैपिड रिवीजन है। और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आप चाहे तो स्पीड कम हो सकती है इसमें, 3 जो डॉट दिख रहे हैं आपको उसमें जाकर आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो रैपिडली रिवीजन है थोड़ा, और आपका एक प्रकार से टेस्ट भी है ये, तो थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। अगला है अब आपके 55 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? तो जो राजस्थान की जनगणना 1981 में, कब? 1981 में। और ये जनगणना दोस्तों जो दशक था आपके 1971 से 1981 का दशक, इस दशक में दोस्तों दशक की वृद्धि दर, जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी, और ये थी दोस्तों 32.97%। कितनी थी? 32.97%। तो ये दशक था जो जनगणना थी वो थी 1981 की। और जो सबसे कम जो दशक की वृद्धि दर थी वो थी दोस्तों 1911 से 1921 की जनगणना। इस दशक में दोस्तों कमी दर्ज की गई थी, और सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज हुई थी वो थी 1981 की जनगणना।
तो और दशक था दोस्तों आपके 1971 से 1981 का, और दशक की वृद्धि दर थी आपके 32.97%। अविकल्प सही उत्तर है। अगला है 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। तो न्यूनतम घनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर जनसंख्या जो जनगणना हुई थी आपके 2011 की, उसके अनुसार तो सबसे जो न्यूनतम घनत्व वाला जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। यहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और इसके पश्चात जो नंबर आता है वो आता है बीकानेर का। किसका आता है? बीकानेर का, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यहाँ का जो घनत्व है वो है 78। फिर नंबर आता है थर्ड नंबर पर, वो है बाड़मेर, इसका जो है वो है 92। फिर आता है जोधपुर का, फिर आता है दोस्तों चूरू का नंबर। तो पहले जो स्थान पर है वो जैसलमेर है, लेकिन यहाँ पे उत्तर है आपके बीकानेर, यानी इसमें जैसलमेर नहीं दे रखा है, तो विकल्प अ इसका सही उत्तर है। अगला 57 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों ये है स्थान कौन सा? 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान। पहले दोस्तों ये स्थान 8वां था। कौन सा था? 8वां। लेकिन 2014 में क्या हुआ? 2014 में एक तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना क्या अलग राज्य बना। उसके पश्चात दोस्तों राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से देश में 7वें स्थान पर आ गया। पहले इसका था स्थान 8वां। तेलंगाना के बनने के बाद 2014 में इसका स्थान हो गया 7वां। तो वह विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है अब 58 नंबर प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। शानदार प्रश्न दोस्तों, लिंगानुपात से एक जो आपके प्रश्न है वो जरूर बनेगा। तो आप यहाँ पर पूछ लिया है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके दक्षिणी जिला है वो है डूंगरपुर। यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात है, और लिंगानुपात यहाँ पर है दोस्तों 994। कितना है? 994। और डूंगरपुर के बाद जो नंबर आता है 2 नंबर पर वो है राजसमंद, और ये 990। और फिर आता है पाली, ये 987 यहाँ पर लिंगानुपात। और फिर स्थान आता है प्रतापगढ़ का। किसका? प्रतापगढ़ का, और यहाँ पर है 983। तो ध्यान रखिएगा विकल्प अ इसका सही उत्तर है। डूंगरपुर है ऐसा जिला जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है। ध्यान रखिएगा विकल्प अ इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर अगर ये प्रश्न आ जाए, सर्वाधिक की जगह कर दे कोई न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, और ऑप्शन जो है आपके ये नहीं होंगे, क्योंकि ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर है वो धौलपुर। यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात केवल 846 ही है दोस्तों। और दूसरे स्थान पर जो आता है वो है जैसलमेर, यहाँ पर लिंगानुपात है 852। फिर आता है करौली थर्ड नंबर पर, और फिर चौथे नंबर पर आता है वो है भरतपुर। तो हमें अगर न्यूनतम का पूछे तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है, और अधिकतम है दोस्तों आपके डूंगरपुर जिले का। तो इस सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर जिले का। अविकल्प सही उत्तर है। अगला है 59 नंबर प्रश्न, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राज्य के कौन से भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों, तो ये पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अविकल्प सही उत्तर। अगला 60 नंबर प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो है दोस्तों कौन सा? इसमें से जयपुर। जयपुर के बाद आता है भरतपुर का स्थान, और भरतपुर के बाद आता है दौसा का स्थान सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में। और यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा जयपुर यहाँ पर काट दीजिए दोस्तों। तो जो विकल्प अ है वो इसका सही उत्तर जयपुर। और न्यूनतम जो जनसंख्या आपके घनत्व है वो है जैसलमेर का।
जिसकी हमने चर्चा की थी हमारे जो पिछला प्रश्न था। फिर आता है दोस्तों बीकानेर का नंबर, फिर आता है बाड़मेर का नंबर। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है अब 61 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? अच्छा प्रश्न। तो जो राजस्थान का जिला है दक्षिण जिला बांसवाड़ा, यहाँ पर लीलवानी खान है और यहाँ पर मैग्नीज के भंडार है। किसके भंडार है? मैग्नीज के। ब विकल्प सही उत्तर। अगला 62 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मीनाकारी की जो थेवा कला है, ये जो स्थान है दोस्तों, ये है आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो सोनी परिवार है, जो सोनी परिवार है दोस्तों, इसके लिए थेवा कला के लिए दोस्तों विख्यात है। सबसे पहले तो प्रश्न बन रहा होगा मन में कि थेवा कला क्या है। तो दोस्तों एक प्रकार की ये हस्तकला है और इसके अंतर्गत दोस्तों कांच पर सोने चांदी की क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है। और इसमें केवल जो प्रतापगढ़ में सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, यही दोस्तों इसमें पारंगत है। तो द विकल्प है वह इसका सही उत्तर है। अगला है 63 नंबर प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का संबंध किस जिले से है? तो राजस्थान में जो ब्लू पोएट्री है इसका संबंध है इनमें से जयपुर जिले से। और ये अकबर के समय दोस्तों ईरान से सबसे पहले तो कहाँ पर आई? लाहौर में आई, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और लाहौर से राम सिंह प्रथम जयपुर लेकर आए। कहाँ पर? जयपुर लेकर आए। और तो ब्लू पोएट्री का संबंध किससे? जयपुर से। राम सिंह प्रथम इसको लेकर आए और इसमें हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री का जादूगर कहते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो स विकल्प है वह इसका राइट आंसर होगा। अगला है 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई लिफ्ट नहर पहली लिफ्ट नहर थी? तो इनमें से दोस्तों जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये थी आपके पहली लिफ्ट नहर। स विकल्प सही उत्तर। अगला 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से दोस्तों सबसे पहले बात करें तो कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है इसके अंतर्गत नहीं आती? तो ये है आपके भोपाल सागर। कौन सी? भोपाल सागर लिफ्ट नहर है, ये इस संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। बाकी पुष्कर, अन्ना सागर जो कि अजमेर में है दोनों, और फतेह सागर ये है दोस्तों आपके उदयपुर में। इसके पश्चात आपके जो पिछोला, ये भी दोस्तों इसके अंतर्गत आती है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। एक है आपके जो नक्की झील, कहाँ पर है? माउंट आबू में, ये भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपके संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो भोपाल सागर ये नहीं आती है। बाकी ये जो आपके झीलें हैं ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो द विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और जिसे मरुगंगा भी कहते हैं, ये दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा कहा जाता है। अविकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध है दोस्तों वन संरक्षण से। किससे संबंध है? वन संरक्षण से। और अमृता देवी का संबंध दोस्तों है जोधपुर खेजड़ली से। किससे है? जोधपुर खेजड़ली से। और ये दोस्तों पेड़ों के संरक्षण में दोस्तों ये शहीद हुई थी और इनका संबंध विश्नोई संप्रदाय से। किससे है दोस्तों? विश्नोई संप्रदाय से। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि 1994 से ये अमृता देवी पुरस्कार है जो कि वन संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो ब विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 68 नंबर प्रश्न, आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है
जो कि है दोस्तों जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, जो कि है कहाँ पर? आपके जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो अविकल्प सही उत्तर। अगला 69 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो इनमें से जो आपके ताल छापर अभयारण्य है, ये दोस्तों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ये अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है। तो दो विकल्प सही उत्तर। अगला 70 नंबर प्रश्न, शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये है दोस्तों आपके बारां जिले में। कहाँ पर? बारां जिले में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप वनपाल की परीक्षा दे रहे हैं, जो वन रक्षक है उसकी भी आगे देंगे जो परीक्षा दोस्तों। इनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो आपके जो मुख्यतः है जितने भी आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं या वन्य जीव जो क्षेत्र हैं, जितने भी वन्य जीव से संबंधित जितनी भी दोस्तों योजनाएं आई है और जितने भी दोस्तों आपके जो वन हैं, अवर्गीकृत वन हो गए, संरक्षित या जो रक्षित वन है, और जो वर्तमान की वन रिपोर्ट है, इसको अवश्य देकर जाइएगा। इनमें से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि आप वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा देंगे तो इसकी जानकारी तो आपको जरूर होनी चाहिए। तो वन्य जीव और वन्य जो संरक्षण है इसको आप अच्छी तरह से पढ़कर जाइएगा, इनमें से आपके प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो है दोस्तों बारां। तो बारां जिले में शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, विकल्प सही उत्तर है। अगला है 71 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न ये भी, सुमेलित करने से संबंधित दोस्तों आपके ये प्रश्न। तो यहाँ पर तो आपके जो अभयारण्य दे रखे हैं और ये कहाँ स्थित है, तो ABCDE इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए पहला जो रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य दे रखा है, तो जो रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य है और जो कि चौथा टाइगर रिजर्व बना है हाल ही में, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों कहाँ? बूंदी में। और बात करें जवाहर सागर की, तो जवाहर सागर कहाँ पर है? अब दोस्तों ऑप्शन पर नज़र डालें तो आपको केवल स में ही दिख रहा है, सी। एक के नीचे देखिए यहाँ पर केवल स में सी दिख रहा है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। आगे की चर्चा करें अगर जवाहर सागर की, तो जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में, तो बी के नीचे आ जाएगा ई नंबर। और वन विहार अभयारण्य की बात करें तो यह आपके धौलपुर में है, तो सी के नीचे ए नंबर आ जाएगा। और बात करें अगर सरिस्का की, तो सरिस्का कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर ये थोड़ा सरिस्का नहीं होगा, सरिस्का 2 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, चूँकि है आपके ऑप्शन बी चूरू में, ये है ताल छापर, यहाँ पर ताल छापर कर दें, ताल छापर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सरिस्का नहीं है, और जो सरिस्का है वो कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो ई के नीचे आ जाएगा डी। तो आपके CEABD ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प स। अगला है 72 नंबर प्रश्न, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं ये है हाड़ौती में। कहाँ पर है? हाड़ौती में, हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती में भी कहाँ पर, कौन सा जिला? बारां जिला। बारां जिला में ये दोस्तों जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ये स्थित है। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 73 नंबर प्रश्न, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो संवहनीय क्रियाएं। संवहनीय क्रियाओं के कारण यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है, स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 74 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? तो हरियाणा से मुख्यतः सीमा बनाने वाले जिला कौन सा है? ये है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिला। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला, जो कि हिसार को छूता है। तो अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है हमारे 75 नंबर प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो ये भी अच्छा प्रश्न। तो इनमें से दोस्तों जो जालोर जिला है
यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। और अरावली आपने देखा होगा दोस्तों, थोड़ा सा मैप से ध्यान रखिएगा। जो मध्यवर्ती ये क्षेत्र है, यहाँ पर ही दोस्तों अरावली का विस्तार है। तो यहाँ पर जितने भी जिले आते हैं वो आपके अरावली का विस्तार है। तो जालोर दोस्तों यहाँ पर अरावली का विस्तार जालोर में नहीं है, तो अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 74 नंबर प्रश्न, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है? यह आपके जालोर, और जालोर में भी जो सीमा बनाता है बनासकांठा के साथ। जालोर किसके साथ सीमा बनाता है? बनासकांठा के साथ। वैसे तो दोस्तों जालोर ये गुजरात है जो बाड़मेर के साथ भी सीमा बनाता है, लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछा है? जो बनासकांठा के साथ सीमा बनाता है या बनासकांठा के साथ जिसकी सीमा स्पर्श करती है वो है जालोर जिला। अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 77 नंबर प्रश्न, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे है। तो आपके जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं ये न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत है, जो कि राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले हैं। तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 78 नंबर प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है? तो इनमें से दोस्तों जो बाड़मेर जिला है ये आपके पाकिस्तान के साथ जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और गुजरात के साथ जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ब विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 79 नंबर प्रश्न, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, ये भी अच्छा प्रश्न। तो कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है? तो दोस्तों आपके राजस्थान का जो ये सबसे छोटा जिला जो कि धौलपुर, ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों के साथ ये सीमा बनाता है। तो स विकल्प सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो तारागढ़ जो चोटी है वो किस का भाग है? अरावली के कौन से हिस्से का भाग है? तो ये जो मध्यवर्ती हिस्सा है, मध्यवर्ती हिस्से का भाग है। स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 81 नंबर प्रश्न, राजस्थान का प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जो राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है ये है दोस्तों कौन सी? पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील। और ये दोस्तों पवित्र झील भी मानी जाती है, और प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी भरता है। देश विदेश से अनेक सैलानी इसमें हिस्सा लेते हैं। इसे ब्रह्मा की नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। पवित्र नगरी भी इसे कहते हैं, जो कि है आपके अजमेर जिले में। तो ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ताल चापर और पड़ियारा रण क्षेत्र है। तो ताल चापर और पड़ियारा जो रण क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ये दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में। तो ब विकल्प सही उत्तर होगा इसका। अब अगला है 83 नंबर प्रश्न, बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ये नदी जो प्रवेश करती है, यहाँ पर नदियों के नाम नहीं, थोड़े ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं सभी। ये सभी ऑप्शन दोस्तों गलत है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बांसवाड़ा के खांदू के निकट जो नदी प्रवेश करती है वो नदी है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। इन ऑप्शन को आप थोड़ा काट लीजिएगा। और ये आपकी दोस्तों PDF बनानी थी, इसलिए थोड़ा जल्दी यहाँ पर ऑप्शन ही गलत डाल दिए। तो जो माही नदी आप इसको ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा जिले के खांदू के निकट जो नदी प्रवेश करती है वो है माही नदी। अगला है 84 नंबर प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर तो आपके मर्दाएँ देर के, और यहाँ पर कौन से जिलों में ये पाई जाती है? तो ABCD इस प्रकार से लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों बलुई मर्दा। तो बलुई मर्दा मुख्यतः आपके जो पश्चिमी जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इसमें पाई जाएगी। तो एक नीचे क्या आ जाएगा? B नंबर। अब देखिए एक नीचे B नंबर, एक तो विकल्प अ में दिख रहा है और एक दिख रहा है विकल्प द में। तो ये ब और स हो गई नहीं, ये तो कट गए ऑप्शन। बस
50% हल कर लिया आपने प्रश्न को। अब आगे देखिए, जो लाल मृदा है, तो जो लाल मृदा है वो पाई जाती है उदयपुर डूंगरपुर में, तो ए के नीचे बी के नीचे आ जाएगा ए नंबर। काली मृदा ये पाई जाती है कहाँ पर? काली मृदा मुख्यतः आपके कोटा, बारा और झालावाड़ में, तो डी नंबर आ जाएगा यहाँ पर। तो जो विकल्प अ है वो इसका राइट आंसर होगा। और जो अंतिम बचा आपके कच्छारी मृदा वो पाई जाती है टोंक, अलवर और धौलपुर में, तो बी ए डी सी, तो विकल्प अ इसका सही उत्तर होगा। अगला 85 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो मरुस्थल का विस्तार है जो, तो किस दिशा में है? वो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, स विकल्प सही उत्तर। अगला 86 नंबर प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? शानदार प्रश्न दोस्तों। तो राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो ये जिले हैं राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जिले हैं जो दोस्तों पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, इसके साथ दोस्तों सीमा बनाते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है ये बनती है 1070 किलोमीटर की, और इसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा दोस्तों जब विभाजन हुआ था तब दोस्तों पेन के द्वारा इस सीमा का निर्धारण कर दिया गया था। उस समय जो बांग्लादेश है वर्तमान में, वो दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और इसका निर्धारण दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के आधार पर किया गया था। यानी जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है उसको दोस्तों पाकिस्तान नाम दे दिया गया था। तो सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा दोस्तों इसका निर्धारण हुआ था, और इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर, और बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये बनाते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा। तो स विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला है 87 नंबर प्रश्न, जलवायु दशाओं का कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो राजस्थान को विभक्त किया गया 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, स विकल्प इसका सही उत्तर। अगला 88 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। अच्छा प्रश्न। ये आपके जो वन रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, यहाँ पर दोस्तों जो वनों का रक्षित वनों का प्रतिशत है वो है 56.43%। कितना है? 56.43%। और एक है आरक्षित जो आपके वन है ये 37%, और जो अवर्गीकृत है, कौन से? अवर्गीकृत, और इसका प्रतिशत 6.5%। तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। तो आपके रक्षित वन, आरक्षित और अवर्गीकृत ये तीनों प्रकार से वर्गीकरण किया गया है वनों का। तो 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार आपके जो रक्षित वन है इनका प्रतिशत 56.43%, ब विकल्प सही उत्तर। अगला 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सम्मिलित नहीं? यहाँ पर जलवायु प्रकार है और ये जिले हैं। तो इनमें से दोस्तों जो आपके दिख रहा है जयपुर, जयपुर जिला दोस्तों BSHW के अंतर्गत नहीं आता है, ये CWG के अंतर्गत आता है, इतना इसको ध्यान रखेगा। तो ब विकल्प सही उत्तर। अगला है 90 नंबर प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? शानदार प्रश्न दोस्तों, करंट की दृष्टि से भी और आपके जो वन्यजीव अभयारण्य इसकी दृष्टि से भी। तो जो कुंभलगढ़ है, ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ बनने जा रहा है 5वां। इसकी घोषणा अक्टूबर 2021 में कर दी गई थी। और जो चौथा बना है वो है बना कौन सा? ये बना है आपके रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ जो विस्तारी बना है ये बना है चौथा, जो कि है आपके कहाँ पर? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और जो पहला था वो कौन सा था? रणथंभौर, जो कि है सवाई माधोपुर में। दूसरा आपके था सरिस्का, तीसरा मुकुंदर हिल्स,
और जो चौथा है वो है आपके रामगढ़ विसदारी, और जो पांचवा बनेगा वो है आपके कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। तो स विकल्प सही उत्तर। अगला 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमिलित है? तो जो आभानेरी की बावड़ी है ये चांद बावड़ी है वो कि आभानेरी में, यही सही सुमेलित है, विकल्प अ इसका सही उत्तर होगा। और त्रिमुखी बावड़ी ये चूरू में नहीं है, कहाँ पर है? तो उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी है ये आपके जयपुर में नहीं, डूंगरपुर में। और झालीबाग बावड़ी ये आपके है कहाँ पर? सीकर में नहीं है, ये आपके राजसमंद। झालीबाग बावड़ी और एक मामादेव कुंड के नाम से भी प्रश्न आया था एक बार कि झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड ये कहाँ पर है? तो ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद, यहाँ पर ये दोस्तों है। तो जो चांद बावड़ी है वो है आभानेरी में, जो कि सही सुमेलित है, बाकी असुमेलित है। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में नहीं, कहाँ पर है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी है आपके डूंगरपुर में, और झालीबाग बावड़ी ये है आपके राजसमंद या फिर कुंभलगढ़ में। अगला 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज स्थल सुमेलित नहीं है? तो आपके सीसा जस्ता ये राजपुर दरीबा से निकाला जाता है, मैग्नीज कालाकोटा से, लोहेस्क डाबला सिंगाना से, तांबा लीलवानी से नहीं, जी नहीं, बिल्कुल लीलवानी से तो कौन सा? मैग्नीज निकाला जाता है, जो कि बांसवाड़ा की खान है। और तांबा मुख्यतः झुंझुनू से निकाला जाता है, कहाँ से? झुंझुनू से। तो द विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला 93 नंबर प्रश्न, राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान में प्रथम रोपवे है ये प्रारंभ किया गया था जालोर जिले में, जो कि सुंदा माता के मंदिर में है। कहाँ पर? सुंदा माता के मंदिर में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। 94 नंबर प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है? तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वो है उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार, जो कि गुरु शिखर के नीचे स्थित है। द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 95 नंबर प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटेश के बड़े भंडार मिले हैं? शानदार प्रश्न ये भी। तो राजस्थान के जो मुख्यतः आपके गंगानगर, बीकानेर और नागौर है, यहाँ पर पोटास के बड़े बड़े भंडार मिले हैं। द विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला 96 नंबर प्रश्न, सींफ है एक? तो सींफ एक प्रकार का अनुदिद्रीय क्या है? बालू का स्तूप है। क्या है? अनुदिद्रीय बालू का स्तूप। अ विकल्प सही उत्तर। अगला 97 नंबर प्रश्न, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी बागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो राजस्थान में भीलों द्वारा जो पहाड़ी बागों में जो कृषि की जाती है ये कृषि कहलाती है दोस्तों क्या? ध्यान रखिएगा, पहाड़ी बागों में तो की जाने वाली तो कहलाती है आपके चीमाता। क्या कहलाती है? चीमाता। और जो मैदानी भागों में की जाती है, ध्यान रखिएगा, एक मैदानी भागों में भी कृषि की जाती है, ये आपके दजिया कहलाती है। मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया, पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि चीमाता। और राजस्थान में से वालरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा। वालरा भी आए तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस कृषि के अंदर क्या किया जाता है? इससे दोस्तों पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि वृक्षों को जलाया जाता है और उसकी जो राख होती है उसका उपयोग किया जाता है खाद के रूप में। तो ये दोस्तों पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो आपके जो विकल्प ब है ये इसका सही उत्तर है। जो पहाड़ी भागों में कृषि होती है उसे कहते हैं चीमाता, और जो मैदानी भागों में होती है उसे कहते हैं दजिया। 98 नंबर प्रश्न, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो जो हरे वृक्षों की रक्षा है वो जाना जाता है विष्णुई संप्रदाय को। और विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे दोस्तों जाम्बोजी। इन्होंने 29 नियमों का पालना करने के लिए और 29 नियमों के साथ ही विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो अविकल्प सही उत्तर है। अगला 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों जो भगत आंदोलन है जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद गिरी द्वारा, किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। और यहाँ पर प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला भी भरता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब 1500 से
अधिक यहाँ पर भील शहीद हो गए थे और मेवाड़ कोर द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई थी। इस कारण यहाँ पर इस आंदोलन में जो शामिल थे आपके भील जनजाति, वो दोस्तों इसमें 1500 से ज़्यादा यहाँ पर भील शहीद हुए थे। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में यहाँ पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और ये था भगत आंदोलन। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो ब विकल्प है ये इसका राइट आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारी आज की क्लास का दोस्तों, तो ये प्रश्न है 100% कि निम्नलिखित कौन सा नदी स्थल सम्मिलित नहीं है? तो सोम इसका उद्गम बिछामेड़ा से, जाखम का उद्गम छोटी सादड़ी से, बाण गंगा का सेवर की पहाड़ी से, नहीं ये थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पर। बाण गंगा का उद्गम सेवर की पहाड़ी से नहीं, यहाँ पर बैराट से, बैराट की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और रूपारेल का उद्गम आपके उदयनाथ की पहाड़ी से। तो स विकल्प है जो इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और यकीन मानिए ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली परीक्षा वनपाल की परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी वनपाल के एग्ज़ाम देने वालों को बेस्ट ऑफ लक। आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। डाउनलोड नहीं किए तो आप एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड करें। और वनपाल की परीक्षा देने वालों को बेस्ट ऑफ लक। और जो वन रक्षक की देने वाले हैं वो भी अच्छी अपना रिवीजन करें। आपका सिलेबस पूर्ण हो गया होगा, अब तो अपना रिवीजन करते रहें बार बार और प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करते रहें। और इसमें आपकी सहायता करेगा ये अड्डा MCQ जीके चैनल, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी का मैराथन का 100% थे, महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों प्रश्न कुछ ना कुछ परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनमें पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।